नमस्कार। बहुजन संवाद में आपका स्वागत है। आज जबकि दुनिया में एक नरेशन गढ़ा जा रहा है कारपोरेट की तरफ से कि वामपंथी विचारधारा, वामपंथी सूरज अस्त हो चला है, अब वो ख़त्म है, या यूँ कहें कि विचारों की दुनिया ही ख़त्म है और ये लोग उसके चलते वैचारिकी को मारने के लिए, वैचारिकी की हत्या के लिए तरह तरह के उपक्रम कर रहे हैं। अभी बनारस में इन्होंने गांधी दर्शन और गांधी साहित्य को नष्ट करने के लिए जो उसका प्रकाशन था, उसका पूरा का पूरा इन्होंने ध्वस्त कर दिया। 1 साल हो गया। वहाँ साल के अंत में लोग वहाँ धरना दे रहे हैं। आज 14वां दिन धरना का है, 100 दिन का सत्याग्रह लोग वहाँ कर रहे हैं। ऐसी हालत में जबकि सीधे सीधे दिखाई पड़ रहा है कि इस कारपोरेट पूंजीवाद का या इस लंपट पूंजीवाद का एकमात्र अगर कोई सशक्त विकल्प हो सकता है तो वो समाजवाद है, समाजवादी दर्शन है। और उसको अभी तात्कालिक रूप से साबित करके दिखाया है लंका की जनता ने। 22 में लंका की जनता जिन चेतावनियों से जूझ रही थी, जिस आर्थिक संकटों से जूझ रही थी, उसके प्रति एकाएक एकदम विद्रोह कर दी, सड़क पे आ गई। सड़क पे आ नहीं गई, राष्ट्रपति भवन पर कब्जा कर लिया। कब्जा ही नहीं किया, उन लोगों को भगाने, माने पूरा भरपूर कोशिश किया कि भगा दिया जाए। लेकिन मार्क्सवाद ऐसी विचारधारा है कि इसमें अराजकता को स्थान नहीं है। एक डेमोक्रेटिक तरीके से जनता के माध्यम से, जनता के द्वारा चुने जाने का संकल्प है इसका। और उसके चलते 2022 में जो बलात् सत्ता कब्जा किया गया था, उसको एक संवैधानिक तरीके से, जनतांत्रिक तरीके से, मतों के तरीके से, मतों के द्वारा फिर 22 तारीख को लंका में चुनाव हुआ, गणना हुई और वहाँ पर एक मार्क्सवादी साथी अनुरा कुमारा दिसानायके को चुन लिया गया। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि ठीक है, कम्युनिस्ट पार्टियों का तो पूरा इतिहास है, लंबा इतिहास है, वहाँ पर भी तमाम संकटों से जूझते हुए, टूटते हुए, खंड दर खंड बिखरते हुए, ये अनुरा कुमारा दिसानायके ने जो पार्टी अभी नई नई बनाई थी, जुमा जुमा 5 साल की पार्टी है, वो पिछले चुनाव में भी ये खड़े थे और 2% 3.16% वोट इन्हें केवल मिला था। लेकिन इन्होंने लगातार संघर्ष करते रहे और जनता में विश्वास है तो मार्क्सवाद के प्रति है, अब तो मानना पड़ेगा। सम्मान है तो कम्युनिस्टों के प्रति है, ये तो मानना पड़ेगा। और उस विश्वास के चलते हो सकता है कि पूरे देश के पैमाने पर उस तरीके से पार्टी का भी संगठन न हो, लेकिन जनता वहां का चुनाव लड़ी है और यह साबित हो गया है इनके चुने जाने से कि जनता का भ्रष्टाचारियों में कतई विश्वास नहीं है। भ्रष्टाचारियों से उतनी ही नफरत करती है जितना इस लंपट पूंजीवादी व्यवस्था से करती है। और जो वहाँ स्लोगन दिया गया था, और खास करके अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जिस तरीके से दुनिया के पैमाने पर अपने पैसे के बल पर अपना साम्राज्य स्थापित करने की कोशिश कर रही है, उसके खिलाफ भी जनता उभर करके निकल करके सामने आई है। यह लंका की जनता ने बताया है। लंका की जनता 2022 में भी जब हुआ था तो यह था कि जब जनता विद्रोह करेगी तो फिर किसी को नहीं देखती है, वो बांध सारी बांधनाओं को टूट करके निकल जाता है, बह जाता है। और अनुराग कुमार दिसानायके आते ही जो उन्होंने पहली घोषणा की, उन्होंने कहा कि इंडियन मॉनेटरी फंड से जो भी लोन लिया गया है, अरबों करोड़ डॉलर का लोन है, वो जिसने लिया वो जाने, क्योंकि इसके खेल को मार्क्सवादी समझते हैं कि IMF किसके गोद में खेलता है, वो अपने पैसे के बल पर, उसका मालिक कौन है, उस पैसे का निर्धारण कहाँ से होता है और उससे क्या क्या तिकड़म रचा जाता है, और खास करके तीसरी दुनिया के देशों का किस तरीके से शोषण होता है, ये एक मार्क्सिस्ट से बेहतर और कौन समझ सकता है। उन्होंने कहा कि हम फिर से इसका पुनर्मूल्यांकन करेंगे, आपने क्या लोन दिया, कैसे लोन दिया, उसको देखा जाएगा, समझा जाएगा। और हिल गई, पूरी दुनिया हिल गई पहले ही दिन। और उन्होंने पहले ही दिन घोषणा किया था कि कोई भ्रष्टाचारी बचने नहीं पाएगा। और इन्होंने शपथ ग्रहण किया और शपथ ग्रहण करने के से पहले ही वहां पर जितने भी
ऐसे लोग थे, उन्होंने देश छोड़ के वहां से चले गए, देश छोड़ के चले गए। और फिर ये हो कि एकमात्र केवल राष्ट्रपति चुन लिए जाने से तो सरकार चलेगी नहीं, सत्ता चलेगी नहीं। संसदीय व्यवस्था है, वहां भी संसदीय व्यवस्था है। और यह भी एकल संक्रमणीय मतदान पद्धति से चुना हुआ। पहले राउंड में 50% वोट नहीं मिला था, दूसरे राउंड की गणना हुई जिसमें दो लोगों के बीच को गणना हुई और फिर उसमें इनको 50% से ज्यादा वोट इन्हें मिला और इन्हें निर्वाचित घोषित कर दिया गया। सुखद पहलू ये है कि वहां पर बिना किसी अवरोध के, बिना किसी गतिरोध के इनको मान लिया गया कि नहीं, ये राष्ट्रपति हैं और ये जनप्रिय राष्ट्रपति हैं। फिर उन्होंने कहा भाई संसद में इनकी पार्टी के केवल 3 सांसद हैं, 3 सांसदों के बल पर तो सरकार कैसे चलाई जाएगी। लेकिन फिर वहां अपना उसी के चलते जो फिलहाल जो ये मुख्यमंत्री थे उन्होंने इस्तीफा दे दिया और हरनी अमर सूर्या को एक प्रधानमंत्री पद की भी शपथ दिलाई गई और संसद को भंग कर दिए। पहला काम इन्होंने किया, संसद को भंग किया। भंग ही नहीं किया, 14 नवंबर को चुनाव भी होगा इसकी उन्होंने घोषणा कर दी। ये बात साबित करता है, जो लोग कहते हैं कि कम्युनिस्ट तो तानाशाही को ये प्रश्रय देते हैं, अब इससे ज्यादा जनतांत्रिक चीज क्या हो सकता है कि तत्काल उन्होंने चुनाव की घोषणा कर दी। 14 तारीख को चुनाव होगा और नई संसद बन के आ जाएगी। मतलब लंका अब एक तरीके से संवैधानिक तरीके से, जनतांत्रिक तरीके से अपने अर्थव्यवस्था के सुधार के लिए, अपने प्रशासन में ये शासन प्रशासन चलाने के लिए संकल्पबद्ध होकर के पूरा तैयार हो चुका है। आज हम इसी बात पर चर्चा करने आए हैं कि एक कम्युनिस्ट राष्ट्रपति, एक कम्युनिस्ट शासक प्रशासक कैसे काम करता है। और क्योंकि ये निश्चित रूप से कि सबका तो आधार स्रोत अर्थव्यवस्था है, आर्थिकी है, और आते ही आते उन्होंने IMF को जो उनको चुनौती दी कि हम नहीं मानते तुमको, तुमने क्या दिया, कैसे दिया, क्या किया है, क्या ढोंग करता है। और ये पूरी दुनिया के पैमाने पर होता है, भारत में भी हो रहा है। इंडियन मॉनेटरी फंड से लोन आता है, बाहर से लोन आता है, देश का पैसा जाता है, वो सारे पैसे कहाँ जाते हैं, किसके लिए जाते हैं। और ये कहा जाता है कि भारत से विरोध में है लंका, भारत का विरोध कर रहा है बांग्लादेश, भारत का विरोध नहीं कर रहा है, आपका चंद पूंजीपति कारपोरेट का विरोध वहां हो रहा है। जब वो विरोध होगा तब तो आप कहेंगे कि देश का विरोध हो रहा है, और जो फायदा होगा, जो धंधा करेगा जो आदमी, तो वो उसका लाभ उसकी जेब में जाएगा। इसके खिलाफ है ये प्रशासन, ये राष्ट्रपति जी। आज हम उसी पर चर्चा करने के लिए आपके सामने उपस्थित हैं। आइए हम अपने प्रबुद्ध पैनल से आपका हम परिचय कराएं। हमारे साथ जुड़ी है बनारस से गांधीवादी हैं जागृति राही जी, आपका स्वागत है। हमारे साथ जुड़े हैं ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक के राष्ट्रीय महासचिव जी देवराजन जी, आपका भी स्वागत है। हमारे साथ वरिष्ठ अर्थशास्त्री, आर्थिक विश्लेषक विश्वास उडगी जी भी जुड़े हैं, आपका भी स्वागत है, अभिनंदन है। और हमारे साथ जुड़े हैं मध्य प्रदेश से प्रगतिशील लेखक संघ के प्रांतीय सचिव और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के राज्य सह सचिव शैली जी, आपका भी स्वागत, अभिनंदन है। और हमारे साथ बिहार से जुड़े हैं पुराने छात्र नेता इतने पुराने कि ये कुमारा जी का भी के साथ इन्होंने अपना चंद क्षण बिताए हैं, अपना चेकोस्लोवाकिया में। खैर अभी उसका समय नहीं है। आप फिलहाल बिहार में अखिल भारतीय किसान सभा के प्रांतीय महासचिव हैं। तो हम सबसे पहले हम चलते हैं देवराजन जी के पास। देवराजन जी, ये आज की तारीख में जब एक पूरी की पूरी वैचारिकी, पूरा नरेशन है, पूरी मीडिया यह कहने में लगी हुई है कि विचारों का अंत हो गया, अब तो बस ऐसे चलेगा, मोदी 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 चिल्लाओ, क्या अपने व्यक्ति विशेष का नाम लेकर के, अब सिद्धांतों को वैचारिकी की कोई जरूरत नहीं रह गई है। कहीं कोई गांधीवाद नहीं है, कहीं कोई अम्बेडकरवाद नहीं है, कहीं कोई मार्क्सवाद नहीं है। अब है तो केवल व्यक्तिवाद है। एक व्यक्ति का अपना नारा लगवाइए, अपना देश विदेश में जाकर के नारा लगवाइए और आप शासन प्रशासन कीजिए। ऐसी हालत में लंका की यह जो स्थिति आई है, आपकी इस पर टिप्पणी और आप इसको किस तरीके से देखते हैं? सबसे पहले ये जो सब्जेक्ट आपने आज, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं ना? तो जी आ रही है, बोलिए। सबसे पहले आज डिस्कशन के लिए सब्जेक्ट आपने चुना है,
इसी के लिए मैं आपको धन्यवाद देता। इसलिए हमारा पड़ोसी देश में एक बड़ा स्प्रिंग, एक वसंत काल आ गया है, वामबंदी नावले एक लाल वसंत वहां पर आए हैं, उसको लेकर के यहाँ पर एक चैनल डिस्कस करना बहुत बड़ा बात है। सबसे पहले मैं जरूर कहूंगा, ये जो विक्ट्री हुआ है उसका अलग अलग कारण भी है, और ये जो जेवीपी, जनता विमुक्ति पेरुमना, पीपल्स लिबरेशन फ्रंट, उसके साथ हमारा पार्टी ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक का भी पार्टी टू पार्टी रिलेशन है। उनका प्रोग्राम में हम लोग भी जाते हैं, हमारा प्रोग्राम में लोग का भी नुमाइंदा हाजिर होते हैं। हमारा जो राष्ट्र पार्टी कांग्रेस हैदराबाद में वो, उनमें भी लोग आए थे। और ये जो प्रेसिडेंट है अनुराग दिशना आए गए, तो उसके साथ हमारा पर्सनल रिलेशन भी है, बिकॉज ये सभी जो नेदालो है जेवीपी का, सभी यंग लीडरशिप है। जेवीपी, जनता विमुक्ति पेरुमना, कोई नया पार्टी नहीं है। 1960s में ये पार्टी का शुरुआत हुआ है। 1960s में दुनिया भर का जो कम्युनिस्ट वामबंदी आंदोलन में किस प्रकार की जो चेंजेस आ रहे थे, उसी के चलते हुए जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ श्रीलंका, उसमें जो चाइनीज विंग था श्रीलंका में, अभी भी है चाइना, ये श्रीलंका में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ श्रीलंका है, लेंगा श्रीलंका सम समाज पार्टी, श्रीलंका सोशलिस्ट पार्टी के नाम पर है, अलग अलग लेफ्ट पार्टीज और भी है वहां पर। लेकिन उससे अलग होकर के एक अंडरग्राउंड में काम करने का एक नया, हमारे यहाँ पर जैसे किस प्रकार की नक्सलबारी मूवमेंट हुआ था, इसी प्रकार एक मूवमेंट श्रीलंका में हुआ, ये है जेवीपी। उसको वहां की सरकार ने पाबंदी भी लगाया। उनका एक मीटिंग में पुलिस मिलिट्री जाकर के वहां पर गोली मार करके सभी को मार दिया। पोलिट ब्यूरो की 1-2 सदस्य बच गया था, सोमावंश अमर सिंह है और 1-2 बच गया, बाकी सभी को वहां स्पॉट में मार दिया था। उसके बाद से इन लोगों ने धीरे धीरे 71 में ओवरग्राउंड का काम भी शुरू हो गया। देन 80s में हम सभी लोग जानते हैं, ये पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स में भी जेवीपी आए हैं। बहुत एक्सपेरिमेंट इन लोगों ने किया है, अकेला इलेक्शन लड़ा, दूसरे किसी के साथ हाथ मिला के भी इलेक्शन लड़ने का कोशिश किया, लेकिन कभी भी अपना जो बेसिक पॉलिटिक्स है उसको कभी भी उन लोगों ने कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। और यंग लीडरशिप और कमिटेड यंग लीडरशिप, अब वहां जाके उन लोगों का जो बटीवाला का उन लोगों का जो ऑफिस है, वहां जाके देखने से पता चलेगा हाउ एक लेफ्ट पार्टी इज वर्किंग विथ एक डिसिप्लिन तरीका से ये पार्टी कैसे चलते हैं। और इनका अलग अलग जगह पर अब जाके देखने से पता चलेगा, कंप्यूटर ट्रेनिंग देते हैं, इसका इंस्टीट्यूट खोल के रखा है, ऐसा मतलब कमर्शियल नहीं है, उनका ही मेंबर लोग सिखाएंगे। हॉस्पिटल खोल के रखा है, क्लिनिक्स खोल के रखा है, और ट्रीटमेंट फ्री ऑफ कॉस्ट और देने के लिए। इसी प्रकार का सामाजिक काम में भी लगे हुए अपना ही लोग, अपना डॉक्टर, अपना इंजीनियर, अपना कंप्यूटर एक्सपर्ट्स, ये सभी को लेकर के, और स्टूडेंट के अंदर, स्टूडेंट्स के बीच में, यूथ के बीच में भी ये लोग काम करते 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 आज इस जगह पर पहुंचे। तो ये बहुत सारे एक्सपीरियंस आप देखिएगा, तो लास्ट असेंबली इलेक्शन जब हुआ था, उस असेंबली इलेक्शन में उसको तो सिर्फ 3 सीटें जीता, 225 वाली पार्लियामेंट है, वहां पर सिर्फ 3 सीटें जीता था। लेकिन 2019 में उन्होंने जो नेशनल पीपल्स पावर एनपीपी जो एक कोएलिशन बनाया, इस कोएलिशन को जेवीपी की नेता लीडर हिसाब से अनुराग दिशनायके, उन्होंने उसको लीड करना शुरू किया। उसके साथ विजिता हीरा थे, बिमल रत्न सिंह है, और पार्टी की जनरल सेक्रेटरी तिलविन सिल्वा है। तिलविन सिल्वा एकदम आपका कोई पब्लिसिटी के लिए जो कुछ पॉलिटिकल पार्टी करता है उसी में कहीं भी आप देख नहीं पाएगा वो कॉमरेड को। मैंने बहुत बार उसको वहां पर भी जाके भी देखा और अलग से भी उसकी मैंने स्टडी किया, कभी भी वो कोई पब्लिसिटी की जगह पर भी आता भी नहीं। इसी प्रकार की डिसिप्लिन है इस पार्टी के अंदर। इसी के ऊपर आपका जो अपर मिडिल क्लास है, एजुकेटेड सेक्शन है, उनको जोड़ने के लिए भी काम इन लोगों ने शुरू किया था। उसका एक रिजल्ट अभी निकल के आया। मुझे लगता है ये 2 रीजन इस इलेक्शन के पीछे, इसका जो विक्ट्री के पीछे मेन 2 रीजन है। एक है वहां का जो पॉलिटिकल सिस्टम किस प्रकार की थे, आप लोग जानते हैं, एक यूनाइटेड नेशनल पार्टी यूएनपी और एक श्रीलंका फ्रीडम पार्टी एसएलएफपी। ये ट्रेडिशनल कुछ फैमिली, एक तो राजपक्ष फैमिली, नहीं तो आपका ये बंडारा नायके फैमिली, ये 2 फैमिली और ट्रेडिशनल लीडरशिप
ट्रेडिशनल पार्टी, इसके अलावा कोई सोच भी नहीं सकता था। वहां पे एक तीसरा मोर्चा का, एक तीसरा फोर्स का उदय हुआ है। तो जनता को ये दोनों से एक अल्टरनेटिव मिला है। ये दोनों जो फोर्स है, ये दोनों फोर्स को लोगों ने बार बार चेक किया है, एक दोनों को अवसर दिया है। SLFP को भी दिया है, UNP को भी दिया है, बार बार अकेला भी दिया है, वे लोग कोएलिशन बना करके जब आया तब भी दिया है। लेकिन जो वहां का जो बुनियादी समस्या है, पॉवर्टी है, इनकम इनइक्वालिटीज है, और ये सभी जो बुनियादी समस्या, और वहां का जो पैसा आपका टूरिज्म के माध्यम से भी पैसा आते थे, इन सब जगह पर एक सोशल अनरेस्ट होने से वो भी कम हो गया। तो दैट विल रिफ्लेक्ट ऑटोमेटिकली इन योर मार्केट, ऑटोमेटिकली इन योर इनकम में रिफ्लेक्ट हो जाएगा। ये सभी लेकर के जो सोशल अनरेस्ट हुआ था, और 2022 में किस प्रकार पहुंच गया थे, सभी लोग राष्ट्रपति की घर तक पहुंचा, जैसे हमने हाल में बांग्लादेश में देखा। इसी से भी ज्यादा था। वहां पर लोगों ने पूरा लूट किया, वहां की जो सत्ताधारी लोग सब भागना पड़ा, दौड़ दौड़ के हर जगह चले गए। कितना पावरफुल थे राजपक्षे, कितने पावरफुल थे। उसका पूरा परिवार, उसका भाई वहां का प्राइम मिनिस्टर, उसका लड़का वहां का मिनिस्टर, उसका और एक लड़का मिनिस्टर, उसका सभी रिलेटिव्स वहां का ये सरकार चलाते थे। सब लोग तो भागना पड़ा। तो ये एक सिस्टम को जैसे ब्रेक हो गया, तो ऑटोमेटिकली लोगों के पास एक अल्टरनेटिव का जरूरत था। दूसरे वाले को भी बार बार इन लोगों ने टेस्ट किया था, इसलिए एक अनटेस्टेड, कभी टेस्ट नहीं किया, एक फोर्स को वापस लाने के लिए लोगों ने कोशिश किया। पहले ये JVP दूसरे एक मोर्चे के साथ 2-3 मंत्री भी हुआ था। अनिल कुमार दिसनाई के भी मंत्री थे, विजिता हेरात वहां के JVP की लीडर है, वो भी मंत्री थे। हमारा ये तो वसंत विक्रम सिंधिया, वो भी वहां का मंत्री थे। हमको मालूम है JVP के यंग लड़का लोग हैं, ये लोग मंत्री बने थे वहां पर, वो परिचय भी हुआ था। अभी हाल में इसका एक कारण सोशल अनरेस्ट हुआ, सेकंड है इकोनॉमिक अवस्था, पर्टिकुलरली आफ्टर कोविड के बाद और कोविड के समय पर श्रीलंका की आर्थिक अवस्था इस प्रकार पर पहुंच गया था, एकदम IMF, वर्ल्ड बैंक इनका कब्जा में आ गया। वो जो बोलेगा उसको करने के लिए मजबूर हो जाते थे सरकार, कुछ करने का नहीं था। ये IMF जो डेट क्राइसिस मैनेज करने के लिए जो जो कदम बोल रहे थे, सब कदम लोगों ने उठना शुरू कर दिया। ऑल वेलफेयर स्कीम उन्होंने विड्रॉ करना शुरू कर दिया, टैक्स बढ़ा दिया, प्राइस हाइक इतना ऊंचा हो जा रहे थे, लोग अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे। तो इसी प्रकार एक्सटर्नल फोर्स किस प्रकार वहां का इकोनॉमी कंट्रोल कर रहे, इतना एक्सटर्नल डेट ऋण लेके रखा है, वो रीपेमेंट भी हो नहीं पा रहे। ये रीपेमेंट एक तरफ हो नहीं पा रहे, दूसरे तरीके से आपका इन लोगों का कंडीशन मानना भी पड़ेगा। तो ये जो श्रीलंका का जो फ्रीडम है, श्रीलंका का लोगों का आर्थिक अवस्था है, इतना खराब जगह पर पहुंचा, उसका दूसरा कोई रास्ता नहीं बचा लोगों के पास एक अल्टरनेटिव देना। उसके साथ साथ JVP जो मोर्चा बनाया, उन्होंने जो नारा सामने रखा था, करप्शन फ्री, प्रो पुअर गवर्नमेंट, और हम कभी भी इसी प्रकार जो साम्राज्यवादी ताकत के सामने हम घुटना नहीं टेकेंगे, हम आपका इज्जत को बचाएंगे, ये लेकर के उन्होंने सामने आया। तब लोग विश्वास में लिया। ये विश्वास का एक परिणति है ये अनिल कुमार दिसनायक का ये विक्ट्री है। मुझे लगता है एक नया तरीका से काम करना शुरू करेगा। जरूर कुछ चैलेंजेस भी हैं, जरूर हम चर्चा में आने के समय फिर बताएंगे। चैलेंजेस भी है, उनका पार्लियामेंट के अंदर सिर्फ 3 MB है, इलेक्शन करना पड़ेगा, कम से कम 115 MB उसको होना चाहिए। आपका फिर आते देवराजन जी, क्या देवराजन जी, लंका से जो उन्होंने एक साहस दुस्साहस किया है, वो हमारे अंदर से तीसरी दुनिया के देशों के लिए एक सबक है कि हम IMF से, बैंक से हम जो कर्जा लेते हैं, या हम जहां से भी कर्जा लेते हैं, हम उनकी शर्तों को मानने के लिए क्यों विवश होते हैं। हमें नहीं चाहिए तुम्हारा ऐसा शर्त जो कि हमारे देश की आर्थिक को ये बर्बाद करने वाला हो। तो आप इन संदर्भों में आप जो घुस के चुनौती को आप कैसे देखते हैं? देवराजन जी अनम्यूट कर लीजिए। भाई ने जो बात रखा है, जैसे IMF और वर्ल्ड बैंक, ये दो शब्द हम सब समय साम्राज्यवादी हथियार के हिसाब से हम लोग हर जगह हम लोग इस्तेमाल भी करते हैं। वर्ल्ड बैंक जो किसी को लोन देते हैं, कोई पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के ऊपर देती है। IMF लोन देती है
उसका कोई प्रोजेक्ट के ऊपर नहीं है, वो सरकारी खर्चा के लिए भी पैसा देती है। तो ये सरकारी खर्चा के लिए जो पैसा देगा तो उसके साथ स्ट्रिंजेस भी होती है, ये आपका ये रेसी भी बांध के रखती है। उसको हम लोग उस समय से हमको बोले स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट प्रोग्राम, SAP कहते हैं। तो ये SAP जो स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट जो प्रोग्राम है, वो जो लोन देगा आपको ऐसे 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 काम करना पड़ेगा, कोई कंडीशन के साथ है। ये कंडीशन में सबसे बड़ा कंडीशन है आपका सब्सिडी कम करना। जो भी आपका फूड सब्सिडी हो, आपका जो भी लोगों का जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो देते हैं, इलेक्ट्रिसिटी हो, एजुकेशन हो, हेल्थ हो, इन सभी जगह पर जो सरकारी खर्चा है वो कम करना, सब्सिडी बंद करना, और आपने जो पॉपुलर गवर्नमेंट और प्रो पीपल गवर्नमेंट के लिए जो वेलफेयर स्कीम घोषणा करते हैं सब बंद करना चाहिए। These are the conditions. There are 7 or 8 conditions are there. I'm not enumerating one by one here. ये जो स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट प्रोग्राम के मुताबिक हर देश में, इंडिया में भी है, हम उसको कैसे उसको हिंदुस्तान में मुकाबला करते हैं। इतना स्ट्रॉन्ग ट्रेड यूनियन, स्ट्रॉन्ग किसान ऑर्गेनाइजेशन, और पार्लियामेंट के अंदर भी हम किस प्रकार उसको चर्चा में ले आते हैं। और आजकल की मीडिया नहीं है, ये जो उससे शुरू हुआ था उस समय के जो मीडिया भी है, इन सभी को लेकर के हम उसको चेतावनी देने में कुछ हद तक हम लोगों ने सरकार को हमने कंट्रोल में रखा। मेरे याद है, कमरेश रविंद्रनाथ जी को भी याद जरूर होगा, फर्स्ट UPA गवर्नमेंट के समय इस बात को भी यूज करना शुरू किया था। वामबंदी लोगों ने रिमोट कंट्रोल शासन चला रहे, ये हमको बदनाम सुनना पड़ा। किस बात की था? ये सभी बात की था। उसमें मेरा अभी भी याद है, मैं उसी कमेटी का मेंबर भी था, इसलिए मेरा याद है जब हमने ये जो AISF, AIYF, हमारा युवा संगठन सब मिलकर के जॉब और जेल, जॉब की अधिकार आपका फंडामेंटल राइट होना चाहिए, कितने दिन के आंदोलन हम लोगों ने चलाया। चलाने के बाद जब हमको मौका मिला तब हमने जॉब गारंटी करने का कानून लाने की कोशिश किया था। वही तो आज आपका नरेगा आया। जब इस प्रपोजल लेकर के जब हम उस समय के वित्त मंत्री चिदम्बरम जी के पास हम लोगों ने गया, वामबंदी नेता लोगों ने, हम सभी लोग गया, स्वर्गीय चिदम्बरम येचुरी जी भी थे, सभी लोग गया थे। चिदम्बरम रिजेक्ट किया था, चिदम्बरम रिजेक्ट किया। कारण ये था 50,000 करोड़ रुपए कहां से आएंगे, वेयर इज द रिसोर्स। आपको मालूम है